हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में आप लोगों का फिर से वेलकम है। आज हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे हम लोग अपने इन्फ्लेशन के अगले कड़ी में कि इन्फ्लेशन का मेजरमेंट किस प्रकार किया जाता है। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि मेजरमेंट के पहले हम लोगों ने देखा कि हम लोग इन्फ्लेशन के टाइप्स को देखे। अब जो है हम लोग समझेंगे इन्फ्लेशन के मेजरमेंट पर, जिसपे जैसे आपको हमने लास्ट क्लास में बताया भी था कि हम लोग जैसे कि कोई सामान है, मान लो कोई प्रोड्यूसर ने कोई सामान बनाया, मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चरिंग करके वो प्रोड्यूसर उस सामान को डाल दिया होलसेलर के पास, होलसेलर के पास डाला, होलसेलर ने इसे डाल दिया रिटेलर के पास भेजा, और रिटेलर जो है यहाँ से प्राप्त हुआ हमारे कंज्यूमर्स को। तो यहाँ पे महंगाई को जो मेजर किया जाता है वो इस प्रकार किया जाता है कि मान लो कि प्रोड्यूसर, अगर हम मान लो प्रोड्यूसर के पास कोई सामान जो है प्रोड्यूसर 100 रुपये में बना रहा था किसी साल, मान लो कि 2011-12 में वो एक सामान बना रहा था जिसका उसको लागत बनाकर देने में पड़ रहा था 100 रुपया, और आज चल रहा है 2020। अब 2020 में वो सामान कितने में वो प्रोड्यूसर दे रहा है होलसेलर को, मान लो ये हो गया 102 रुपया। तो ये चेंज कितना का हुआ? 2 रुपये का चेंज हुआ, यानी कि महंगाई दर जो कहेंगे हम लोग या इन्फ्लेशन जो कहेंगे वो कहेंगे प्रोड्यूसर के साइड से 2% का आया। मींस यहां पे जो कैलकुलेट होता है दैट इज कॉल्ड, तो प्रोड्यूसर के पास जो चेंज आया दैट इज कॉल्ड पीपीआई। मींस क्या है? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, यानी यहां से जो इन्फ्लेशन काउंट होगा मेरा इस इंडेक्स से, वो प्रोड्यूसर के साइड से होगा। वैसे ही जब ये सामान यहां से पहुंचा होलसेलर के पास, होलसेलर के पास ये सामान पहुंचा और होलसेलर अब रिटेलर को दे रहा है मान लो 105 रुपये में, तो फिर से कैलकुलेट होगा कि होलसेलर इस बेस ईयर पर कितने में सामान दे रहा है और आज के डेट में इसका दाम कितना चेंज हुआ। जो परसेंटेज चेंज मेरा आएगा इसको हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे इस स्टेज पर दैट इज कॉल्ड WPI, मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स। रिटेलर के पास अगर पहुंचा तो रिटेलर को ना मान के हम लोग माने कंज्यूमर को ही सीधा, कि कंज्यूमर के पास मान लो ये सामान पहुंच रहा है 112 रुपये में, तो अब कंज्यूमर के पास जब पहुंचा, अब कंज्यूमर के प्राइस में बेस ईयर में और आज के समय में कितना चेंज आया दैट इज कॉल्ड CPI, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इन इंडेक्सेस को कैलकुलेट करके हमारा RBI या हमारी गवर्नमेंट ये तय करती है कि हमारे यहां महंगाई कितनी है या हमारा इन्फ्लेशन कितना है, और इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर RBI अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने फिस्कल पॉलिसी को लाते हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहला स्टार्ट करेंगे आज हम लोग WPI से, कि WPI का कैलकुलेशन कैसे होता है, किसके द्वारा किया जाता है और किन किन चीजों पर किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज अपने WPI को, होलसेल प्राइस इंडेक्स। अगर इसके हिस्ट्री पर बात करें तो सबसे पहला जो WPI लाया गया था वो लाया गया था 10 जनवरी 1942। आजादी के पहले 10 जनवरी 1942 को पहली बार WPI का कैलकुलेशन किया गया था, जिसका बेस वीक जो था वो रखा गया था 19 अगस्त 1939, यानी 1939 के कंपैरिजन में 1942 में पहली बार WPI का कैलकुलेशन भारत के में किया गया, जो किया गया था इकोनॉमिक ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट, ये डिपार्टमेंट का नाम था, और मिनिस्ट्री जो थी वो थी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री। तो ये आजादी के पहले की घटना है कि जब आजादी के पहले पहली बार WPI आया था भारत में, तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट जो थे ये ऑफिस ने WPI लाया था, कैलकुलेट किया था, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के अंदर काम करती थी। अगर आज के डेट में बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि WPI कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है और उस मिनिस्ट्री का कौन सा डिपार्टमेंट इसको कैलकुलेट करता है। मिनिस्ट्री जो है हमारे यहां भारत में वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये आपको याद रखना है, बहुत बार लोग स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि
चूंकि इकोनॉमिकल टर्म है या इकोनॉमिक्स रिलेटेड है तो हमारा वित्त मंत्रालय ऐसा करता होगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऐसा करती है, ऐसा नहीं होता है। ये कैलकुलेशन जो है प्योर जो करता है वो होता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है हमेशा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। अब को सवाल उठता है दूसरा इसी में कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत बहुत सारे डिपार्टमेंट काम करते हैं, तो कौन सा डिपार्टमेंट है जो ये डेटा को कैलकुलेट करता है? तो वो होता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। इसके अंदर जो डिपार्टमेंट है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। ध्यान दीजिएगा ये दो टर्म है, मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री मींस क्या हुआ, एक मिनिस्टर है, मिनिस्टर के अंदर एक मिनिस्ट्री में कई सारे डिपार्टमेंट काम करेंगे, उसमें एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन दैट कैलकुलेट WPI इन इंडिया। नाउ इसी डिपार्टमेंट को चेंज किया गया, जो सबसे न्यू बात है आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है, ये अपडेट किया गया है डेटा को कि इस डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन को चेंज किया गया है। ये हो गया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। मींस क्या है, ये जो होगा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो ध्यान देना कि अगर अब एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आता है तो आपका डिपार्टमेंट ये वाला होगा, ना कि ये चेंज हुआ है। लेटेस्ट जो अपडेट है लास्ट ईयर का वो यही है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ये लाया जाएगा, जिसमें डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसके द्वारा WPI कैलकुलेट की जाती है। तो ये हुआ WPI के विषय में आपका छोटा सा क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में हमेशा कि WPI भारत में कैलकुलेट किनके द्वारा किया जाता है। अब आते हैं हम लोग इसमें नेक्स्ट टर्म पर, दैट इज कॉल्ड बेस ईयर। बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर होता है कि जब हम महंगाई कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हम किसकी तुलना में महंगाई कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि आज सामान की कीमत क्या है और कल कितनी है, इससे हमारा महंगाई कैलकुलेट होता है। मींस हम लोग किसी एक साल पर्टिकुलर ईयर को मानते हैं कि ये मेरा एक पर्टिकुलर ईयर है, इस साल में जो रेट होगा अब अगले साल या उसके आने वाले 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल तक हम लोग उस बेस पर बने उस ईयर पर कितना रेट था और आज कितना रेट है हम तुलना करेंगे और बताएंगे कि हमारा जो महंगाई दर है या हमारा जो इन्फ्लेशन है वो कितना है। मींस क्या है, अगर स्टार्टिंग से बात करें हम लोग, जो सबसे पहला बेस ईयर था वो 1952-53 था। जो फर्स्ट बेस ईयर था वो 1952-53 था। इसमें अगर हम बात करें, एक तो हो गया बेस ईयर, दूसरा चीज को थोड़ा और हम लोग इलेबोरेट कर लेते हैं कि WPI जब कैलकुलेट होता है तो कैलकुलेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक बकेट बनाया, एक बकेट में बहुत सारे सामान को जो डेली यूजेज सामान है उसको डालता चला गया। मतलब मान लो कि इसमें हम सामान डाल रहे हैं, खाने का सामान डाल दें, मान लो इसमें हम एनर्जी डाल दें, फ्यूल डाल दें, मान लो इसमें हम मैन्युफैक्चर टीवी डाल दें, CD डाल दें, कंप्यूटर डाल दें। इस तरह से सामानों की एक लिस्ट बन गई। अब सामानों का लिस्ट जो बना तो वो कहलाया नंबर ऑफ कमोडिटीज, कितने सामान आपके उस बकेट में हैं। तो जो बेस ईयर बना था 1952-53, इसमें जो आइटम्स रखे गए थे वो थे 112। जो आइटम रखे गए थे वो थे 112। वैसे ही अगला जो मेरा बेस ईयर आया वो आया 1961-62 और इसमें जो सामानों की सूची थी वो थी 139। उसके बाद नेक्स्ट जो आया वो था 1970-71 और इसमें जो हम लोग सामान का लिस्ट रखे थे वो था हमारा 360। नेक्स्ट जो हमारा बेस ईयर आया वो फिर आया 10 साल के बाद 1981-82 में, जिसमें सामान की जो संख्या थी वो धीरे धीरे बढ़ते जा रही थी 447। फिर जो बेस ईयर हमारा आया वो आया 1993-94।
इसमें हमारे सामान की जो संख्या थी वो थी मात्र 435। ये आपको याद रखना है ये वाला डेटा कि इस 2 साल में देखोगे तो आपके सामान का दाम जो संख्या था वो घट गया। फिर जो हमारा नेक्स्ट आया उसके बाद वो आया 2004-05 जिसमें हम लोगों के द्वारा सामान रखा गया था 676। लास्ट जो अभी हम लोग करेंट काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 11-12 पर, इसमें है ये 676 जो अभी बढ़कर 697 हो चुका है। तो ये समझो कि बेस ईयर क्या है, मतलब क्या है, जैसे 2011-12 हमारा बेस ईयर है, मींस क्या है, आज हम लोग जी रहे हैं 2020 में। मान लो कि 2011-12 में हम एक आइटम पकड़ लें टीवी, एक टीवी का जो दाम था उस समय मान लो था हमारा 10,000 रुपया। मान लो 2011-12 में जो बेस ईयर था हमारा उसमें टीवी का दाम था 10,000 रुपया। अब 2020 में हम लोग जो देखे और ये दाम हमारा अब जो आया है 2020 में ये मान लो आ गया है 12,000 रुपया। तो कितने का चेंज हुआ, 2,000 रुपया का चेंज हुआ। तो इसका परसेंटेज निकाला तो ये बताया हमारा इन्फ्लेशन, हम एक आइटम लेके बात कर रहे हैं तो हमारा बताया गया कि आइटम पर आपका जो निकला वो आपका इतना इन्फ्लेशन आया। तो बेस ईयर का मीनिंग क्या होता है कि हम जिस ईयर की तुलना में आज महंगाई को मेजर कर रहे हैं दैट ईयर इज नोन एज बेस ईयर। WPI के केस में आपको याद रखना है कि हमारा जो बेस ईयर है वो 2011-12 है। तो ये हुआ हमारा बेस ईयर। अब आते हैं हम लोग आइटम्स पर। आइटम्स जो हम लोग रखते हैं, अगर WPI की बात करें तो WPI के कैलकुलेशन में 3 तरह के आइटम को शामिल किया गया। फर्स्ट कल आया प्राइमरी, सेकेंड जो था वो था फ्यूल एंड एनर्जी, और थर्ड जो है वो है मैन्युफैक्चर्ड। 3 तरह के आइटम रखे गए, प्राइमरी, फ्यूल एंड एनर्जी, और थर्ड जो था वो मैन्युफैक्चर। प्राइमरी मींस खाने पीने की सामान जो प्राथमिक रूप से सभी को यूज में आनी ही आनी है। तो प्राथमिक सामानों में मुख्यतः खाना आया, फ्यूल एंड एनर्जी आप समझ रहे हो, ईंधन हमारा इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, ये सारा आ गया फ्यूल में। अब मैन्युफैक्चर्ड जो भी सामान अब हो रहा है, टीवी, फ्रिज, आपका एसी, पंखा, जो भी कंपनियों के द्वारा बनाया जा रहा है वो ऑल मैन्युफैक्चर में वो कैलकुलेट हो गया। ये 3 तरह के आइटम पर हम लोग बात करते हैं, जो आज के डेट में अगर इसको जोड़ा जा रहा है तो ये आ रहे हैं 697। मतलब अलग अलग कमोडिटी को लेते चले गए तो टोटल 697 कमोडिटीज इन तीनों सेक्शंस में आएंगे। अभी हमको टेबल के माध्यम से हम दिखाएंगे भी कि किस प्रकार उसका कैलकुलेशन और उसका वेटेज दिया जाता है। तो ये 3 आइटम WPI के कैलकुलेशन में इंक्लूड किए जाते हैं। WPI का बेस ईयर 2011-12 जो आपके पास 3 तरह के कमोडिटी हैं, आइटम्स हैं। अब इसको जो हम लोग अब जो करेंट डेटा को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो बेस ईयर तो हमारा 11-12 था। ये जो WPI कैलकुलेशन का जो मेथड है, जो अभी हम लोग जो WPI का कैलकुलेशन करते हैं वो मेथड जो है वो दिया गया था सौमित्र चौधरी के नाम के द्वारा बताया गया था। एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि WPI का कैलकुलेशन कैसा किया जाए। यही जो आज का डेट में हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं वो बेस्ड है हमारे सौमित्र चौधरी के कैलकुलेशन के आधार पर। ध्यान देना है कि WPI का जो नया इंडेक्स आने वाला है वो है WPI फूड इंडेक्स, यानी कि खाने के सामान के लिए WPI अपना नया इंडेक्स लॉन्च करेगी। मतलब क्या है कि WPI जो आएगा अब वो फूड इंडेक्स के नाम से एक अलग इंडेक्स मिलेगा, जिसमें केवल खाने के सामान का इंडेक्स मतलब महंगाई दर बताया जाएगा कि खाने के सामान का आपका दाम जो है वो कितना चेंज किया। जून 2017, आपको ये याद रखना है कि जून 2017 से WPI की ये नई न्यू सीरीज आपकी चल रही है, जिसमें हमने बताया कि ये 676 आइटम्स को बढ़ाकर 697 कर दिया गया। ये जो किया गया है वो जून 2017 से किया गया है। तो 2017 से नया सीरीज जारी किया गया। अब हम देखेंगे एक टेबल के माध्यम से कि किस प्रकार WPI आइटम्स को, कमोडिटीज को और उसको वेटेज देती है। देखते हैं हम लोग एक टेबल से। तो अब हम इस टेबल के माध्यम से समझेंगे कि क्या क्या हमारा हुआ। इस टेबल में आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में
इससे क्वेश्चन आते हैं, डेटा से क्वेश्चन नहीं आएंगे लेकिन इससे क्वेश्चन आते हैं। जैसे WPI का हम लोगों ने 3 सेक्शन बताया था आपको कि एक प्राइमरी है, दूसरा फ्यूल एंड पावर, तीसरा मैन्युफैक्चर्ड। तो 100 अगर 100 मान लें हम, सामान टोटल जो लिया जाएगा वो 100 मान लें, ये परसेंटेज में है तो 100 माने तो 100 सामान 2004 में भी लिया गया था। ये कंपैरिजन है आपका 2004-05 बेस ईयर और 2011-12 बेस ईयर में आपका कंपैरिजन है कि क्या क्या चेंजेज आया। जैसे मान करो पहला बात करते हैं वेटेज पर कि किस सेक्शन को कितना वेटेज मिला। मतलब ये सिंपल समझो कि अगर इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो वेटेज मींस क्या हो रहा है कि हम लोग किस सेक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, है ना? इसका मतलब है कि कौन सा सेक्शन में अगर मूल्य में वृद्धि होगी तो हमारे इन्फ्लेशन को चेंज, मतलब इन्फ्लेशन पर वो असर डालेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि प्राइमरी सेक्शन को अगर हम बात करें तो प्राइमरी सेक्शन में जो पहले वेटेज मिला था वो था 20.118, यानी कि प्राइमरी सेक्शन में 20.118 आपका वेटेज दिया गया था कि अगर 100 मान के चल रहे हो टोटल तो 100 में जो 20% आपका है वो जो है वो महंगाई सिर्फ प्राइमरी सेक्शन से हो रहा है, जो इस बार बढ़ाकर कर दिया गया 22.662। यानी कि ये क्या हुआ कि इकोनॉमिक्स के द्वारा ये एनालिसिस किया गया कि महंगाई के बढ़ने में प्राइमरी सेक्शन का रोल ज्यादा है, महंगाई के बढ़ने में प्राइमरी सेक्शन का रोल ज्यादा है। तो प्राइमरी सेक्शन का इस बार जो नया 2011-12 का बेस ईयर आया उसमें प्राइमरी सेक्शन को वेटेज को बढ़ाया गया, जो 20 से होके पहुंच गया 22 पर। दूसरा फ्यूल एंड पावर, ये देखा गया कि फ्यूल एंड पावर पहले 14.910 था, अब ये 13.15 वेटेज दिया गया। मतलब क्या हुआ, इसे ड्रॉप किया गया कि नहीं, आपका जो महंगाई है उसका मुख्य वजह प्राइमरी है, तो प्राइमरी का वेटेज को बढ़ा दिए हम लोग और फ्यूल एंड पावर के वेटेज को हम लोगों ने घटा दिया, यानी ये जो है आपका वेटेज के मामले में डिक्रीज किया। तीसरा मैन्युफैक्चर्ड, ये लगभग सेम ही रहा, 64.972 था, इस बार 64.23 रहा। यानी कि जो मेजर चेंज आया 2004-05 और 11-12 में वो ये था कि प्राइमरी सेक्शन के वेटेज को हम लोगों ने इंक्रीज किया और फ्यूल एंड पावर को हम लोगों ने डिक्रीज किया। तो ध्यान देना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे आपको वो आएंगे या तो बोलेगा कि इसका आप ऑर्डर बताओ कि सबसे ज्यादा कौन है वेटेज, सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, आपका मैन्युफैक्चर्ड सेक्टर का है, यानी मैन्युफैक्चर्ड सेक्शन जो है सबसे अधिक वेटेज रखता है, उसके बाद रखता है प्राइमरी सेक्शन, उसके बाद रखा जाता है फ्यूल एंड पावर को। यह क्वेश्चन और आपको घुमा के पूछा जा सकता है कि 2004-05 के मुकाबले 11-12 में आपका कौन कौन सा चेंज आया। तो चेंज क्या आया, प्राइमरी सेक्शन का वेटेज हमारा इंक्रीज किया, फ्यूल एंड पावर का डिक्रीज किया, मैन्युफैक्चर्ड जो था वो लगभग बराबर के आसपास ही रह गया। अगला जो हम लोग चेंज देखेंगे 4-5 और 11-12 में अगर कंपैरिजन देखेंगे तो नंबर ऑफ आइटम्स, कि कितने आइटम्स लिए गए। तो टोटल जो आइटम जो थे 4-5 में 676 थे, जो बढ़ा हमारा 697। इस बार मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो टोटल आइटम था हमारा उसका नंबर हमारा चेंज किया, वो बढ़ा, यानी 676 से इंक्रीज करके हम लोग पहुंच गए 697 में। कहां कहां चेंज आया आपका, जैसा आपको दिखा कि प्राइमरी सेक्शन में हम लोगों ने वेटेज बढ़ाया तो ऑब्वियसली इसमें नंबर ऑफ आइटम भी मेरा बढ़ेगा, यानी 102 से ये बढ़ के हो गया 117, यानी ये आपका यहां पर इंक्रीज किया। वैसे ही हमने देखा कि फ्यूल एंड पावर का वेटेज घटा है तो ये 19 से घटकर चला गया 16 पर, और मैन्युफैक्चर्ड में जैसा हमने यहां भी बोला कि लगभग बराबर ही रहा, तो 555 था, ये 564 हुआ। तो इस प्रकार आपका जो टोटल कैलकुलेशन जो आया वो आया 697, जो हमारा टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है, यानी 4 में ये 676 था, अब ये जो है 697 है। नंबर ऑफ कोटेशन, ये कोटेशन क्या हुआ, कोटेशन मींस क्या हो रहा है कि अब जब WPI कैलकुलेशन होगा तो इतने आइटम्स जो हम लोग ले रहे हैं इसका मूल्य हम लोग कहां कहां से कौन कौन से जगहों से लाएंगे, मतलब किस किस जगहों से। मान लो कि टीवी का है दाम, तो टीवी का दाम निकालना है तो टीवी का दाम हम लोगों ने पता किया, दिल्ली में पता किया, बॉम्बे में पता किया, चेन्नई में पता किया, पुणे में पता किया, हमने पटना में पता किया, बेंगलोर, यानी कि कितने जगह से उसके मूल्य का कोटेशन हम लोग
ला रहे हैं। तो जो कोटेशन जो पिछला 4-5 में लाया गया था टोटल, वो था 5482, जो अब बदल के मेरा हो गया 8331। यानी आप देख रहे हो कि हमारा नंबर ऑफ कोटेशन कितना ज्यादा चेंज किया। मतलब क्या हुआ, उतना नए जगहों से हम लोग सामानों का दाम कलेक्ट करके लाए। अब हम लोग उस पर अपना WPI कैलकुलेट करेंगे। वैसे ही सब में चेंज होगा। आपका प्राइमरी सेक्शन में 579 कोटेशन आए थे 4-5 के मुकाबले, हम लोग 11-12 में देखे तो ये 983 हो गया। ये आपका इंक्रीज किया। फ्यूल एंड पावर मात्र 72 कोटेशन लाए गए थे, जो अब जाके लाया जा रहा है 442। ये देखो आपका जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स थे वो 4831 थे, ये आपका इंक्रीज करके हो गया 6906। यानी 3 तरह की चीज आपको बताया गया यहां पर कि आपका कमोडिटी में कौन कौन था, उसका कितना वेटेज है। तो वेटेज आपको याद रखना है हमेशा, ये इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में कई बार इससे सवाल आ चुके हैं और आते ही रहेंगे। नंबर ऑफ आइटम्स, ये इंपॉर्टेंट है। सर्विस सेक्शन का यही नहीं है, बट ऑर्डर जरूर याद रखना है कि सबसे ज्यादा किसका है। सबसे ज्यादा किसका है, मैन्युफैक्चर्ड साइड का है, फिर प्राइमरी सेक्शन है, फिर हमारा फ्यूल एंड पावर है। तो ये एक टेबल के माध्यम से आपको हमने बताया कि WPI के कैलकुलेशन को लेके किस किन प्रकार से वो डेटा को कलेक्ट करते हैं। अब उस बेस ईयर पर वो उस डेटा के दाम को, जैसे यहाँ पर कोटेशन लाया गया, दाम के चेंज को लगाते हैं और उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद वो अपना डाटा देते हैं WPI के रूप में। तो ये है आपका WPI। अब हम देखेंगे WPI का इंपॉर्टेंस, इसके क्या क्या ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक की सबसे पहले बात करें, आप देखो इस पूरे आइटम्स की लिस्ट में कहीं पर आपका सर्विस सेक्टर है, इसमें सर्विस सेक्टर नहीं इंक्लूड किया जाता है। यानी कि सर्विस सेक्टर जो आपका बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, हमारा टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, ये सर्विस सेक्टर, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, सर्विस सेक्टर को इसमें ऐड नहीं किया जाता। जबकि हम लोग जानते हैं कि GDP का 60% जो है वो हमारा कैलकुलेशन सर्विस सेक्टर का होता है। यानी सर्विस सेक्टर को ये छोड़ देता है पूरी तरह से। जब सर्विस सेक्टर को ये पूरी तरह से छोड़ दिया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि महंगाई के कैलकुलेशन में हम WPI पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि केवल टीवी, फ्रिज, खाने का सामान ये खरीदना ही केवल खर्च नहीं है। खर्च हमारा, जैसे हमारा मोबाइल का बिल आ रहा है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, हमारा बैंकिंग का चार्ज लग रहा है। तो ये जो सर्विस, मान लो रेस्टोरेंट पे हम खाना खाने जा रहे हैं, मान लो हम होटल में रुक रहे हैं, तो ये जो सर्विसेज हमें मिल रही है, इस पे जो खर्चा हो रहा है, वो भी तो महंगाई में हमारा कैलकुलेट होना चाहिए कि वो सर्विस चार्ज हमारा कितना बढ़ा। लेकिन इस सेक्टर में, पूरे सेक्शन में कहीं पर सर्विस सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया जाता। यानी अगर हम ड्रॉबैक की बात करें तो एक ड्रॉबैक हम लोग कह सकते हैं कि WPI के कैलकुलेशन में सर्विस सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया जाना, इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। जबकि सर्विस सेक्टर हमारे GDP का 60% देता है। दूसरा जो है, ये अगर बात करें हम होलसेल प्राइस इंडेक्स का, तो ड्रॉबैक नंबर 2 हम कह सकते हैं कि होलसेल, चूंकि नाम सही है कि ये होलसेल विक्रेता यानी थोक विक्रेता के पास से कैलकुलेट हुआ है। और हम लोग जानते हैं, ऐसा हम लोग भी देखते आ रहे हैं कि थोक विक्रेता के पास दामों में कोई ज्यादा अंतर आता नहीं है। जैसे मान लो कि हम सब्जी ही खरीदने जा रहे हैं, तो मान लो कि हम मंडी पे जा रहे हैं जहां पे होलसेलर लोग सब्जी बेच रहे हैं, अगर हम वहां से आलू खरीदते हैं तो वो हमें आलू दिया 5 रुपया, बहुत अधिक अगले 1 महीने के बाद हम जाएंगे तो वो 5 से 6 रुपया होगा। बट अगर हम बात करें एज ए कस्टमर, हम अपनी बात करें, तो आज हमें आलू मार्केट में अगर लेना होगा तो वो 12 रुपया 13 रुपया मिलेगा, वो हो सकता है कल को 40 रुपया भी मिले। तो होलसेल प्राइस जो होता है उसमें जो चेंजेज आते हैं वो बहुत कम आते हैं, जो एक्चुअल कंज्यूमर के प्राइस से काफी डिफर करते हैं। तो ड्रॉबैक अगर ये कहें तो ड्रॉबैक इसमें कई सारे हो सकते हैं। क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं, हम एज ए इकोनॉमिस्ट नहीं बता रहे हैं, हम एज ए पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लो आपको एग्जाम में मेंस में क्वेश्चन ही आ गया कि WPI के बारे में आप उसके विषय के उसके कुछ कमियों को बताएं, तो आपके पास ये सारे पॉइंट्स रहेंगे। जैसा एक पॉइंट और इसमें इंपॉर्टेंट सा रहेगा कि जैसे कि मान लो ये होलसेल पर कैलकुलेट हो रहा है, तो प्रोड्यूसर ने जब होलसेलर को बेचा, तो होलसेलर को जब बेचा तो वहां पर टैक्स तो इंक्लूड हो गया। जब होलसेलर प्रोड्यूसर से खरीदेगी, किसी कंपनी से सामान खरीदेगी, तो वो तो टैक्स, सर्टेन टैक्स तो उसे देना पड़ेगा। जब टैक्स, इसमें मतलब क्या हुआ कि WPI में टैक्स भी इंक्लूडेड है।
जबकि टैक्स का उस सामान के बनने से कोई मतलब था नहीं। यानी कि WPI में कहीं ना कहीं टैक्स भी अपना एक रोल अदा करता है, जो आपको एक्चुअल महंगाई को कैलकुलेट करने में एक कमी के रूप में देखा जा सकता है कि आपका जब महंगाई में आपके सामान के बनने से और होलसेलर के यहां पहुंचने में टैक्स भी इंक्लूड हो गया, तो WPI के कैलकुलेशन में टैक्सेशन का इंक्लूड होना भी उसका एक ड्रॉबैक है। तो ये था आपका WPI। अब हम लोग देखेंगे कि इसका नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है। अगर WPI का अगर हम अगला मतलब इसका अल्टरनेट खोजे कि WPI की जगह हम लोग किसको यूज कर सकते हैं, तो जैसा कि हमने आपको बताया था, WPI के ड्रॉबैक्स को देखते हुए सितंबर 2014 में एक इकोनॉमिक कमिटी का गठन किया गया था, जिसको कहा गया BN गोलदार कमेटी। BN गोलदार कमेटी ने एक सजेशन दिया कि WPI में चूंकि आप सर्विस को इंक्लूड नहीं करते हो, टैक्सेज भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, तो वैसे स्थिति में सही महंगाई दर को कैलकुलेट करना यानी इन्फ्लेशन को लाना पता करना थोड़ा मुश्किल है, या थोड़ा डेटा पर आप पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते हो। तो वैसे में इसका एक अल्टरनेट दिया गया, दैट इज कॉल्ड PPI, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जो आपको हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्रोड्यूसर जब बनाया, वो जब अपने गुड्स को होलसेलर को देगा तो उसके दाम में ही कैलकुलेशन किया जाए। तो ये करके प्रोड्यूसर के साइड से ही, वहीं से क्यों ना हम लोग अपने इंडेक्स को, अपने कैलकुलेशन को शुरू कर दें, जिससे कि हमको फायदा होगा। फायदा क्या होगा कि इसमें दो काम कर सकते हैं, इसमें हम लोग सर्विस सेक्टर को भी ऐड कर सकते हैं, और दूसरे यानी कि जो उसके आइटम्स थे, जो ग्रुप्स थे, उस ग्रुप में हम लोग सर्विस सेक्टर को भी ऐड करेंगे। दूसरा, जब प्रोड्यूसर के साइड से बनेगा तो प्रोड्यूसर के साइड से बनने से हमें इसमें टैक्स का इंक्लूजन नहीं होगा, यानी टैक्स के बिना हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमको एक एक्यूरेट इन्फ्लेशन कैलकुलेशन में आराम देगा। दूसरा, इसमें फायदा क्या बताया गया कि प्रोड्यूसर साइड से हम लोग दो टाइप से इसका कैलकुलेशन करें, एक इनपुट और एक आउटपुट। मींस क्या हुआ कि जब प्रोड्यूसर सामान बनाना शुरू किया तो बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज किया, तो रॉ मटेरियल जो लाया वहां पे क्या उसका इंडेक्सेस, वहां पे क्या क्या चेंजेज आए, और जब सामान बना दिया और वो जब होलसेलर को दे रहा है तो उसके प्राइस में क्या क्या चेंज आया। मींस क्या, जैसे समझो कि मान लो कि लोहे का कोई सामान बना रहा है तो उसको चाहिए वहां पर रॉ मटेरियल में लोहा चाहिए, तो लोहा जब वो खुद खरीद के कहीं से ला रहा है तो वहां पे कितना चीज, मान लो कि वो लोहा खरीद के लाया पिछले बार 100 रुपया में, आपकी ला रहा है 110 रुपया में। इससे क्या हुआ कि जब पता चल गया हमको इनपुट के साइड से ही कि स्टार्टिंग में ही कि रॉ मटेरियल जो है उसको इस बार महंगा मिला है, तो गारंटेड है कि आगे भी वो सामान को महंगा ही देगा। तो यहां पे दो तरह का कैलकुलेशन करने के बात की गई, एक इनपुट एक आउटपुट, यानी PPI इनपुट होगा, एक PPI आउटपुट होगा। ये एक कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन है, जो बहुत जल्द भारत में अगर हुआ तो दिखेगा कि हम लोग WPI को रिप्लेस करके PPI में कन्वर्ट करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि आप WPI की जगह पर किस चीज को देखते हैं, या मेंस में जब क्वेश्चन आएगा कि WPI के ड्रॉबैक्स को बताएं तो वहां पे आपको पूछा जा सकता है कि WPI के अल्टरनेट में आप क्या यूज करना चाहेंगे, तो आपके पास एक ऑप्शन ये भी रहेगा कि PPI को आप वहां पर लिख सकते हैं, कि PPI के विषय में बता सकते हैं। ये प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है, जो प्रोड्यूसर के स्टार्टिंग से ही हमें बताना शुरू कर देगा कि वो सामान मार्केट में किस रेट में अब पहुंचना शुरू होगा। तो ये था हमारा WPI और PPI पर एक छोटा सा क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। हमारे साथ बने रहें, कनेक्टेड रहें। थैंक यू।